Hello, students. Welcome to our lecture 3. जैसा कि तुम सबको मालूम है कि सॉलिड स्टेट हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में लेक्चर 2 में हमने रिलेशन बताया था ए और आर के बीच में। ए स्मॉल ए जो यूनिट सेल का एज लेंथ है और आर स्फीयर का रेडियस, जिसमें 3 फार्मूला हमने लिखा था। आर बराबर a/2 जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में है। दूसरा था आर बराबर a/2√2 जो FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए है रिलेशन। और तीसरा फार्मूला था R बराबर √3a/4 जो BCC यूनिट सेल के लिए। इसके अलावे हमने एक और चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन जिसको हम लोग पैकिंग इफ़िशियंसी भी कहते हैं। हमने बताया था कि यूनिट सेल के अंदर जब स्फीयर अरेंज होता है तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम जितना है उसमें से जितना स्पेस स्फीयर ऑक्यूपाई कर लेता है वो उसका पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है, और जितना गैप रह जाता है उसे हम एम्प्टी स्पेस या खाली स्थान कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने जो निकाला था वो सिंपल क्यूबिक का 0.52, FCC का 0.74, जबकि BCC का 0.68। पैकिंग इफ़िशियंसी हमें बताता है कि सॉलिड कितना हैवी होगा या कितना लाइट होगा। पैकिंग इफ़िशियंसी ज़्यादा तो सॉलिड हैवी होगा, पैकिंग इफ़िशियंसी कम तो सॉलिड लाइट या हल्का होगा। तो पैकिंग इफ़िशियंसी हमें किसी सॉलिड के हैवी या लाइट होने का आइडिया देता है, बट एग्जैक्टली कौन सा सॉलिड कितना ज़्यादा हैवी है या कितना हल्का है, इसके लिए हमें उस सॉलिड का डेंसिटी देखना है। डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी हम सभी जानते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। जैसे अगर हम इस डस्टर का डेंसिटी निकालेंगे तो इसका मास को डिवाइड कर देंगे इसके वॉल्यूम से, लेकिन सही इसका कॉन्सेप्ट ये है, किसी भी सॉलिड का हम जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं कि जितने भी सॉलिड हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन से बने हैं जो यूनिट सेल कहलाता है। तो सॉलिड की डेंसिटी एक यूनिट सेल में जितने स्फीयर हैं उसका मास लेना है और उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर बक्सा यूनिट सेल है और क्रिकेट बॉल स्फीयर है तो बक्से में जितना स्फीयर है, क्रिकेट बॉल है, उसका मास को डिवाइड करेंगे बक्से के वॉल्यूम से। इसलिए डायरेक्ट मास कहने से ज़्यादा सही है ये हम कहें मास ऑफ स्फीयर इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जितने स्फीयर हैं उसका मास, और उसको डिवाइड करेंगे उस यूनिट सेल के वॉल्यूम से। अब स्फीयर का मास कैसे निकालेंगे? तो एक स्फीयर का मास इनटू नंबर ऑफ स्फीयर। एक यूनिट सेल में जितने स्फीयर हैं उसका मास निकालने के लिए क्या करना है? तो एक स्फीयर का जो मास है उसको गुना कीजिए
उस यूनिट सेल में जितने स्फीयर से तो टोटल मास निकल जाएगा, नंबर मास ऑफ वन स्फीयर इनटू नंबर ऑफ स्फीयर्स। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा ये क्यूब, चूँकि हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं जिसमें तीनों साइड बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ए इंटू ए क्यूब। अब एक स्फीयर का मास होगा कितना? अगर वो सॉलिड एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक स्फीयर या एक एटम का मास आएगा। मोल कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कार्बन के एक एटम का मास कितना, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर हमें सोडियम के एक एटम का मास निकालना हो तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 डिवाइडेड बाय एटॉमिक एवोगाड्रो नंबर। अगर हमें कैल्शियम का एक एटम का मास निकालना हो तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर। तो एक एटम का मास या एक स्फीयर, स्फीयर का मतलब एटम, आयन या मॉलिक्यूल, तो एलिमेंट के केस में वो एटम है, तो एक स्फीयर माने एक एटम का मास एलिमेंट के केस में कितना होगा, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यहाँ हमने लिख दिया है ए है एटॉमिक मास। अगर एलिमेंट नहीं रहो के मॉलिक्यूल हो तो उसमें मॉलिक्यूलर मास लेंगे। एन ए है एवोगाड्रो नंबर, ए फॉर एवोगाड्रो, एन फॉर नंबर। ए है यूनिट सेल का एज लेंथ का वैल्यू और जेड है नंबर ऑफ स्फीयर इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में स्फीयर की गिनती, जो पीछे के लेक्चर में हमने बताया था कि सिंपल क्यूबिक में 1 होता है जेड का वैल्यू, एफसीसी में 4 और बीसीसी में 2 निकाले भी थे हम लोग। एक यूनिट सेल में कितने एटम या स्फीयर होते हैं, तो जेड का वैल्यू सिंपल क्यूबिक में 1, एफसीसी में 4 और बीसीसी में 2। तो ये हुआ सॉलिड का डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। फिर से एक बार समझिए, डी बता रहा है डेंसिटी, ए बता रहा है एटॉमिक मास, जेड है एक स्फीयर में स्फीयर या एटम की गिनती, एन ए है एवोगाड्रो नंबर और ए है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। इस चैप्टर के लिए हमारा ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को मिलते हैं, या कहें सॉलिड स्टेट के इस फार्मूला से पर बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको है। लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसा होता है हम बता दें। इस फार्मूला में टोटल 5 चीज़ है, डेंसिटी है, एटॉमिक मास है, जेड है, एन ए है, एवोगाड्रो नंबर और ए क्यूब। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन क्या होगा, इस 5 में से कोई भी 4 का वैल्यू दिया रहेगा और 5वां आपको निकालने कहेगा। कभी ये चारों दे के इसको निकालने कहेगा, कभी ये चारों दे के इसको निकालने कहेगा। जितने भी क्वेश्चन इस पर होगा उसमें एक ही चीज़ याद रखना कि ये जो 5 चीज़ है, डी है, ए है, जेड है, एन ए है और ए क्यूब, इस 5 में से किसी 4 का वैल्यू हमें वो देगा और 5वां निकालने कहेगा। लेकिन इस फार्मूला को यूज करने में जो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि यूनिट सेल का एज लेंथ जो ए है वो हमेशा आपको इन सेंटीमीटर लेना होगा। अगर एज लेंथ सेंटीमीटर में नहीं दिया है
तो पहले उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमेशा याद रखना, इस फार्मूला को यूज करते टाइम में एज लेंथ ए का वैल्यू ऑलवेज लिया जाएगा इन सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें हम पहले लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.13। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.13 है। क्वेश्चन है, नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन ए नियोबियम crystallizes in a body-centered structure if its density is 8.55 gram per centimeter cube, calculate the atomic radius of niobium given that its atomic mass is 93 U। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोलेंगे आप, सॉलिड स्टेट चैप्टर, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1.13 है, जिसमें कहता है नियोबियम जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है नियोबियम, उस एलिमेंट का जो यूनिट सेल है बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर है इसका, और इसका डेंसिटी दिया हुआ है, इसका एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया है कि नियोबियम एटम का रेडियस क्या होगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको निकालेंगे। तो हमको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है डेंसिटी, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमें दिया हुआ है एटॉमिक मास, ए का वैल्यू 93, और हमें जेड का वैल्यू भी पता है 2। कैसे? चूंकि वो कह रहा है बॉडी सेंटर्ड, तो बीसीसी स्ट्रक्चर में जेड का वैल्यू 2 होता है। और हम लोग यहाँ लिख देंगे बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू 2 है। और Na जो एवोगाड्रो नंबर है, इसका वैल्यू हम सबको पता है 6.023 × 10⁻23। अब हम इसमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करके एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल को पहले कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल ए क्या है? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो हमारा फार्मूला क्या है? डेंसिटी का फार्मूला है D बराबर A इंटू Z बाय NA इंटू ए क्यूब, या ए क्यूब बराबर हो जाएगा A इंटू Z बाय NA इंटू डी। ए जो कि एटॉमिक मास है ये दिया हुआ है 93। बीसीसी स्ट्रक्चर है तो जेड का वैल्यू 2 होगा। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.023 × 10⁻23। और डेंसिटी हमें दे रहा है वो 8.55। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले ए क्यूब का वैल्यू निकलेगा, फिर उसको लॉग के मदद से हम ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप खुद से इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ए का जो वैल्यू आएगा ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उस कैलकुलेशन को हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप खुद से कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। ये आएगा 330.4 पिकोमीटर। ये हमने यूनिट सेल का एज लेंथ निकाला, लेकिन हमें क्वेश्चन में यूनिट सेल का एज लेंथ निकालने नहीं कहा था। उसने तो हमें निकालने कहा था नियोबियम एटम का रेडियस वैल्यू क्या होगा। मतलब वो जो स्फीयर है, एटम को हम स्फीयर बोलते हैं, स्फीयर का रेडियस। तो अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। नाउ इन बीसीसी हम लोग पढ़ चुके हैं, बीसीसी केस में R बराबर होता है √3a
बाई 4। जहाँ पर स्मॉल ए है यूनिट सेल का एज लेंथ जो अभी हम लोग निकाले, और आर है स्फीयर का रेडियस, माने नियोबियम है तो उस एटम का रेडियस। तो आर का वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूला से, √3 इंटू ए का वैल्यू निकाले 330.4 बाई 4 पिकोमीटर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, और ये वैल्यू आएगा 143.1। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ नियोबियम एटम। दिस इज आवर आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.11। सबसे पहले क्वेश्चन, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस। सिल्वर crystallizes in FCC lattice. Silver crystallizes in FCC lattice. Full stop. If the edge length of unit cell is edge length of unit cell is 4.077 into 10 to the power minus 8 centimeter, and density is 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द एटॉमिक मास of silver. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.11 है, जिसमें कह रहा है कि सिल्वर मेटल जो है वो एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज होता है, मतलब उसका यूनिट सेल एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। आगे वो कह रहा है कि इसका जो यूनिट सेल है उसका एज लेंथ का वैल्यू भी आपको उसने दे रखा है क्वेश्चन में, 4.077 इंटू 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, और सिल्वर मेटल का डेंसिटी वैल्यू भी आपको दिया हुआ है
10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि सिल्वर का एटॉमिक मास क्या होगा। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। तो हमको दिया हुआ है एज लेंथ यूनिट सेल का, जिसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हमें डेंसिटी भी दिया हुआ है, डी का वैल्यू 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें जेड का वैल्यू पता है, चूंकि वो कह रहा है यूनिट सेल एफसीसी है, तो जेड का वैल्यू 4 होगा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एफसीसी में जेड का वैल्यू 4 होता है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू हम जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमें निकालना है सिल्वर का एटॉमिक मास। सिल्वर का एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए का वैल्यू निकालना है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे। नाउ हम जानते हैं डेंसिटी बराबर है A इंटू जेड बाय NA इंटू A क्यूब, और A बराबर हो जाएगा D इंटू NA इंटू A क्यूब डिवाइडेड बाय Z। D का वैल्यू है 10.5, NA 6.023 इंटू 10⁻23, A का वैल्यू 4.077 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब डिवाइडेड बाय Z का वैल्यू 4। अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल A मतलब सिल्वर का एटॉमिक मास का वैल्यू आपको आ जाएगा, ये आएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर एंड आंसर। इस तरह से पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया और ये क्वेश्चन, दोनों में ये फार्मूला डेंसिटी वाला हम लोगों ने यूज किया है। D बराबर A इंटू जेड डिवाइडेड बाई NA इंटू एवोगाड्रो नंबर। और हम ये बात भी बार बार बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बेस्ड आपको मिलेगा इस चैप्टर में, जिसमें इस फार्मूला में यूज होने वाले जो 5 टर्म हैं उनमें से किसी 4 का वैल्यू वो आपको देगा और 5वां निकालने कहेगा। ये दोनों क्वेश्चन NCERT का ही है और इसी फार्मूला पर बेस्ड जो हम जिस फार्मूला से ये दोनों क्वेश्चन हम लोग बनाए, इसी पर बेस्ड और भी क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज का है, तो उसको आप ट्राई करें, उसको आप बनाएं। जैसे सॉल्व,
क्वेश्चन नंबर 1.15 क्वेश्चन नंबर 1.24 क्वेश्चन नंबर 1.291 जिस फार्मूला पर लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसी फार्मूला पर आप इन क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग सॉलिड का डेंसिटी निकालने का फार्मूला और उससे कैलकुलेट कैसे करेंगे, उस पर क्वेश्चन किस तरह का होगा, उस पर हम बात कर रहे थे। आप 2 क्वेश्चन हम बनाए, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, उसमें एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं उसको निकालने का तरीका, एक यूनिट सेल में किसी एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसको निकालना, पैकिंग इफ़िशियंसी निकालना, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, डेंसिटी, पैक, ये सारी चीज़ कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। हमने जैसे शुरू में ही कहा था कि सॉलिड में जो स्फीयर का अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट है। किसी भी सॉलिड के अंदर स्फीयर एक रूल से अरेंज होते हैं। स्फीयर कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं, ये सभी का रूल है। जैसे हमने बताया था कि 3 लैटिस पॉइंट हैं, कॉर्नर है, फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है। तो सॉलिड के अंदर स्फीयर का अरेंजमेंट का रूल क्या है, किस तरह से स्फीयर सॉलिड के अंदर अरेंज होते हैं, उसको समझना हम लोगों का अगला व्यू पॉइंट होगा, जिसे हम लोग कहेंगे पैकिंग ऑफ स्फीयर। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज आप डेंसिटी के क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व कीजिए। जो नहीं बनता है अदर मटेरियल से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जो नहीं बनता है उसको कलेक्ट कीजिए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके एंड थैंक यू फॉर दिस।